हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग स्वस्थ हैं और अपने एग्जाम का प्रिपरेशन बेहतरीन तरीके से कर रहे हैं। प्यारे साथियों, प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी से डाइजेस्टिव सिस्टम के टॉप एमसीक्यू को सॉल्व किया था। आज का जो आपका टर्न है आपके हेमेटोलॉजी का है और इसमें हम लोग हेमेटोलॉजी के टॉप एमसीक्यू को विथ एक्सप्लेनेशन के साथ में सॉल्व करेंगे। अगर मैं बात करूं ये आपके किस किस एग्जाम के लिए यूजफुल है, तो आपके आरआरबी लैब सुपरिंटेंडेंट के लिए, आरआरबी लैब असिस्टेंट, झारखंड लैब टेक्नीशियन और जितने भी लैब टेक्नीशियन के कॉम्पिटेटिव एग्जाम है सभी के लिए आपका ये यूजफुल होने वाला है। बच्चों, अगर आपको इसका पीडीएफ नोट्स चाहिए तो टेलीग्राम का जो लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, जाके वहां से आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पे आपको पीडीएफ नोट्स के साथ साथ में जितने भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम संबंधित नोटिफिकेशन है वो आपको मिलते रहते हैं। बच्चों, अगर आपको इन सभी एग्जाम का बेहतरीन तरीके से प्रिपरेशन करना है तो आप हमारे लक्ष्य बैच को भी ज्वाइन कर सकते हैं। लक्ष्य बैच के अगर फीचर्स की बात करूं तो इसमें आपको लाइव प्लस रिकॉर्डेड थ्योरी क्लासेस मिल जाती हैं, टॉपिक वाइज आपको एमसीक्यू लेक्चर्स मिल जाते हैं, अट्रैक्टिव पीडीएफ नोट्स मिलेंगे, प्लस आपको 20 मॉक टेस्ट मिल जाता है जो कि आपको किसी भी प्लेटफॉर्म पे नहीं मिलने वाला है। और साथ में आपका वीकली डाउट सेशन, यानी कि अगर आपको कोई डाउट रहता है तो आप हमारे टेलीग्राम के साथ में जुड़कर अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हो। वैलिडिटी की अगर बात करेंगे तो आपकी 8 मंथ की रहेगी और जो इसका फी है ऑफर में भी आपका चल रहा है 1000 में आपको ये बैच मिल जाएगा। कैसे आपको डाउनलोड करना है, तो एप्लीकेशन पे जाइएगा, सॉरी प्ले स्टोर पे जाइएगा, वहाँ पे आप सर्च करिएगा मेडी साइंस ट्यूटोरियल, वहाँ पे आपका एप्लीकेशन आ जाएगा और उसको डाउनलोड करके बैच को परचेज कर सकते हैं। अगर आपको एग्जाम संबंधित कोई डाउट है या फिर कहिए कि आपको कोई एमसीक्यू पूछना है, कोई एग्जाम संबंधित आपको क्लेरिफिकेशन लेना है, तो आप हमारा व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, इस पर आप हमें कॉल भी कर सकते हो और हमें मैसेज भी कर सकते हो, दोनों पे आपको यहाँ पे रिस्पॉन्स दिया जाएगा। और नीचे हमारे कुछ प्लेटफॉर्म जो है सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म है, इस पे भी आप हमें फॉलो कर सकते हो। तो चलिए फ्रेंड्स, देरी ना करते हुए आज के टॉप एमसीक्यू को हम लोग यहाँ पे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। देखिए, तो स्क्रीन पे आपको सबसे पहला एमसीक्यू दिखाई दे रहा है, ये है कि कॉमनली यूज्ड आरबीसी डाइल्यूटिंग फ्लूइड इन लेबोरेटरी इज, यानी कि आपके प्रयोगशाला में कॉमनली रूप से, सामान्य रूप से कौन सा आरबीसी डाइल्यूटिंग फ्लूइड यूज किया जाता है, या फिर आप इस तरह से कहिए कि आरबीसी के काउंटिंग के लिए हम लोग कौन से आरबीसी डाइल्यूटिंग फ्लूइड का उपयोग करते हैं। ऑप्शंस आपके हैं हेम्स फ्लूइड, गोबर सोल्यूशन, टॉयजन फ्लूइड या फिर आपके ऑल ऑप्शन, यानी कि इन सभी का उपयोग हम लोग आरबीसी डाइल्यूटिंग फ्लूइड के रूप में कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इसके लिए हमें थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन देखना होगा, हमें ये जानना होगा कि हमारे जो आरबीसी के डाइल्यूटिंग फ्लूइड वो कौन कौन से हैं और साथ साथ में इनमें कौन कौन सा कंपोजिशन मिला होता है, या फिर कहे कि कौन कौन से रिएजेंट मिले होते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर हम बात करेंगे आरबीसी डाइल्यूटिंग फ्लूइड की, तो सबसे कॉमन पे आपका आता है एक हेम्स फ्लूइड। क्या आता है आपका? हेम्स फ्लूइड आपका आता है, ठीक है, हेम्स फ्लूइड आता है। दूसरे नंबर पे जो आपका रखा जाता है वो आपका डेसी फ्लूइड है। क्या है आपका? डेसीज फ्लूइड है। और डेसीज फ्लूइड आपका सबसे ज्यादा इस समय यूज हो रहा है, जिसमें आपका थर्मल साइट्रेट होता है। क्या होता है आपका? दूसरा नाम इसका क्या हो जाता है? थर्मल साइट्रेट होता है। और देसी फ्लूइड में पाया क्या जाता है? तो आपके देसी फ्लूइड में आपका फार्मलिन या फिर कहिए कि सोडियम साइट्रेट पाया जाता है। क्या? फार्मलिन, ठीक है, प्लस आपका जो है सोडियम साइट्रेट पाया जाता है। क्या पाया जाता है? आपका सोडियम साइट्रेट बच्चों यहाँ पे आपके पाए जाते हैं। तो आपका क्या हो जाता है? आप इसी के नाम पे हमारा पड़ जाता है थर्मल साइट्रेट। तो देसी फ्लूइड कहिए या फिर क्या कहिए, थर्मल साइट्रेट कहिए, दोनों पॉइंट आपके क्या हो जाते हैं? सेम हो जाते हैं। उसके बाद में एक आपका और डाइल्यूटिंग फ्लूइड है जिसको आप कहते हो गोवर्स सोल्यूशन। क्या कहते हो आप लोग यहाँ पे? गोवर्स सोल्यूशन, ठीक है, गोवर्स सोल्यूशन। गोवर्स सोल्यूशन में आपका क्या पाया जाता है? गोवर्स सोल्यूशन में बच्चों आपका सोडियम सल्फेट, क्या पाया जाता है? सोडियम सल्फेट पाया जाता है। और साथ में आपका यहाँ पे ग्लेशियल एसिटिक एसिड पाया जाता है। क्या आपका? ग्लेशियल, ठीक है, आपका क्या पाया जाता है? ग्लेशियल, ग्लेशियल एसिटिक एसिड, ठीक है, एसिटिक एसिड पाया जाता है। तो ये आपके तीन जो हैं कॉमनली रूप से यूज किए जाने वाले आरबीसी के डाइल्यूटिंग फ्लूइड हैं, जिनमें देसी फ्लूइड इस समय सबसे ज्यादा यूज किया जाता है। एक आपका और डाइल्यूटिंग फ्लूइड होता है जिसका नाम है टॉयजन फ्लूइड। क्या है आपका? टॉयजन्स फ्लूइड, ठीक है, टॉयजन्स फ्लूइड। टॉयजन्स फ्लूइड की अगर बात करेंगे तो आप यहाँ पे आरबीसी के लिए भी यूज कर सकते हो, आप यहाँ पे डब्ल्यूबीसी के लिए यहाँ पे यूज कर सकते हो, और आप यहाँ पे प्लेटलेट के लिए भी यूज कर सकते हो। तो कॉमन से अगर देखा जाए, मतलब कॉमनली रूप से कौन सा डाइल्यूटिंग फ्लूइड है या फिर कहे कि हेमेटोलॉजी का डाइल्यूटिंग फ्लूइड है, तो क्या रहेगा आपका? जो है टॉयजन फ्लूइड रहेगा। क्या रहेगा आपका? टॉयजन फ्लूइड रहेगा। टॉयजन डब्ल्यूबीसी के लिए भी, टॉयजन आपके जो है प्लेटलेट के लिए भी, और टॉयजन आपके आरबीसी के लिए यहाँ पे यूज किए जाते हैं, ठीक है। अगर एक डाइल्यूटिंग फ्लूइड की बात करें या फिर कहिए कि आरबीसी डाइल्यूटिंग फ्लूइड की
फीचर्स की बात करें कि इनमें क्या क्या आपका फीचर पाया जाता है, यानी कि ये डाइल्यूटिंग फ्लूइड जो बनाए गए इनमें क्या ऐसा गुण था जिसके लिए यहाँ पे ये प्रेफर किए गए हैं, तो उसमें आपका होगा, तो पहला आपका होगा कि ये प्रिवेंट करते हैं हीमोलिसिस को, क्या प्रिवेंट हीमोलिसिस, ठीक है, हीमोलिसिस, इसमें क्या गुण पाया जाता है, पहली गुण ये होती है कि ये हीमोलिसिस नहीं होने देते हैं जब आप लोग काउंटिंग कर रहे होते हो। प्रिवेंट रुलेक्स फॉर्मेशन, प्रिवेंट रुलोक्स फॉर्मेशन, ठीक है, क्या प्रिवेंट रुलोक्स फॉर्मेशन, यानी कि जो आपका रुलोक्स फॉर्मेशन है जो कि आप लोगों ने इस स्टेप को ईएसआर में पढ़ा है उसको क्या कर देते हैं, ये डाइल्यूटिंग फ्लूइड रोक देते हैं, ठीक है। और प्रिवेंट क्लॉटिंग, ठीक है, प्रिवेंट क्लॉटिंग, ठीक है, प्रिवेंट क्लॉटिंग, तो क्लॉटिंग को भी ये रोक देते हैं। इनमें कहीं ना कहीं एंटीकोगुलेंट मिला होता है, अलग अलग प्रकार का एंटीकोगुलेंट मिला होता है, और वो क्या करते हैं, वो आपके यहाँ पे क्लॉटिंग को नहीं होने देते हैं। तो ये आपके आरबीसी डाइल्यूटिंग फ्लूइड के क्या हो जाते हैं, गुण हो जाते हैं, कह सकते हैं उनके फीचर हो जाते हैं, प्रॉपर्टीज हो जाते हैं। तो बात आपको क्लियर है कि आपके आरबीसी डाइल्यूटिंग फ्लूइड कौन होंगे, भाई यहाँ पे डी होंगे, यानी कि हेम्स फ्लूइड हम यूज कर सकते हैं, गोवर सोल्यूशन यूज कर सकते हैं, और अगर कुछ भी नहीं है तो आपका यहाँ पे टॉयजेंस फ्लूइड होगा जो कि हम आरबीसी के लिए भी यूज करेंगे और अपने डब्ल्यूबीसी के लिए भी यूज कर लेंगे। बात आपको क्लियर है। एक और यहाँ पे चीज ध्यान रखना कि प्लेटलेट का कौन सा डाइल्यूटिंग फ्लूइड है, डब्ल्यूबीसी का तो हम लोग आगे देखेंगे, हमारे एमसीक्यू लगे हुए हैं वहां पे हम लोग देख लेंगे। प्लेटलेट का आपके यहाँ पे कौन सा डाइल्यूटिंग फ्लूइड यूज करते हो, तो 1% अमोनियम ऑक्सिलेट उपयोग में लाते हैं, क्या 1% अमोनियम ऑक्सिलेट का यहाँ पे हम लोग उपयोग करते हैं, जिसका नाम क्या हो जाता है, जिसका नाम ब्रीकर, ठीक है, ब्रीकर कैरनाकाइट, ठीक है, कैरनकाइट होता है, कैरनकाइट फ्लूइड हो जाता है, ठीक है, कैरनकाइट फ्लूइड हो जाता है। तो नाम को आपको थोड़ा सा लर्न कर लेना है, ब्रीकर, ठीक है, ब्रीकर कैरनकाइट, या फिर अगर आपको नहीं लर्न हो रहा है तो इसको जरूर ध्यान रखना बच्चों, 1% अमोनियम ऑक्सिलेट को जरूर ध्यान रखना, ये बहुत पूछा जाता है कि प्लेटलेट का डाइल्यूटिंग फ्लूइड कौन सा है, तो क्या हो जाएगा आपका 1% अमोनियम ऑक्सिलेट हो जाएगा, जिसमें ब्रीकर कैरनकाइट फ्लूइड पाया जाता है। एक आपका और यूज किया जाता है, क्या आपका यहाँ पे यूज किया जाता है देसी फ्लूइड, क्या यूज किया जाता है, देसी फ्लूइड भी यहाँ पे यूज करते हैं बच्चों, क्या देसी फ्लूइड, ठीक है, देसी फ्लूइड हम आरबीसी के लिए भी करते हैं और किसके लिए, प्लेटलेट के लिए भी करते हैं। तो ये हमारे क्या हो गए, ये हमारे डाइल्यूटिंग फ्लूइड हो गए, हमारे आरबीसी के और हमारे प्लेटलेट के। देखो बच्चों मैं यहाँ पे आपको एक पॉइंट क्लियर कर दे रहा हूँ कि जो हम लोग एमसीक्यू सॉल्व कर रहे हैं कहीं ना कहीं एक कॉन्सेप्ट बना के हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। इससे पहले जो आप लोगों ने हेमेटोलॉजी का पहला लेक्चर अटेंड किया था उसमें हम लोगों ने ब्लड फिजियोलॉजी के सभी एमसीक्यू को सॉल्व कर लिए थे, मतलब कि उसमें हमने 10 एमसीक्यू को तो सॉल्व किए लेकिन उनका जो एक्सप्लेनेशन था ब्रॉड था, और हमने ब्लड फिजियोलॉजी के जितने भी एमसीक्यू बन रहे थे उनको हमने सॉल्व करा दिया था। आज जो हम लोग कवर कर रहे हैं इसमें हम लोग डब्ल्यूबीसी काउंटिंग, आरबीसी काउंटिंग, प्लेटलेट काउंटिंग, और फिर यहाँ पे हम लोग रेटिकुलोसाइट काउंट, इनको हम लोग कवर करेंगे। इनके इर्द गिर्द जितने भी एमसीक्यू बनते हैं उनको हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे। तो ध्यान रखिएगा एमसीक्यू आपको सरल लग सकते हैं लेकिन आपके जो भी एक्सप्लेनेशन होंगे बेस्ट होंगे। अगर आपको पहले से सारी पॉइंट्स पते हैं तो आपका रिवीजन होगा, अगर नहीं पते हैं तो आप इसको नोट करते चलिएगा, आपके लिए यहाँ पे बहुत ही बेस्ट होगा, ठीक है। देयर इज डॉट डॉट मार्किंग ऑन द आरबीसी पिपेट, देखिए दूसरा एमसीक्यू है कि देयर इज डॉट डॉट मार्किंग ऑन द आरबीसी पिपेट, यानी कि जो हमारा आरबीसी पिपेट है इस पे कौन सी मार्किंग पाई जाती है, 0.5 से 101 का, या फिर आपका 1 से लेकर 0.5 फिर 100 का, 0.51 या फिर 20 का, फिर 0.51 या फिर 200 का। तो देखिए इसके लिए हमें यहाँ पे कॉन्सेप्ट को क्लियर करना होगा। आरबीसी पिपेट, दोनों पिपेट को हम लोग यहाँ पे समझ लेंगे, आरबीसी पिपेट, ठीक है। आरबीसी पिपेट की अगर खासियत बात करें क्या खास होते हैं, क्या इसमें गुण होता है, तो इसका जो मार्किंग है ये पहला पॉइंट आपको याद रखना है, 0.5, 1 और 100 इसकी मार्किंग होगी। दूसरी जो इसमें पॉइंट याद रखनी है कि क्या होगा, ये आपका रेड बीडेड का होगा, ठीक है, रेड बीडेड का होगा, बीडेड का होगा, ठीक है। तो आरबीसी पिपेट में 0.5, 1 और 101 की मार्किंग होती है, और आरबीसी में जो आपका बीड होता है यानी कि आपके पिपेट में जो बीड होता है वो कैसा होता है, आपके रेड का होता है। इसमें एक बल्ब जैसा एक छोटा सा टुकड़ा पाया जाता है जिसको क्या कहते हैं, रेड बीड कहते हैं। तो वही आपका वहाँ पे रेड रेड कलर का दिखाई देगा। यहाँ पे आपको इमेज अगर लगा दिख रहा है तो उसको भी आप लोग देख सकते हो। दूसरी पॉइंट आती है किसकी, दूसरी पॉइंट आपकी आती है यहाँ पे डब्ल्यूबीसी पिपेट की, किसकी आती है भाई, डब्ल्यूबीसी पिपेट की आती है। डब्ल्यूबीसी पिपेट में क्या होता है, इसमें सबसे पहला पॉइंट आपको मार्किंग ध्यान रखना है, तो 0.5 एंड 20 का मार्किंग होता है, सॉरी 0.5, 1 और आपके 11 का मार्किंग होता है। बच्चों बहुत ध्यान रखना, कंफ्यूज नहीं होना है। डब्ल्यूबीसी पिपेट में
0.5, 1 और 11 की मार्किंग होती है। और यहाँ पे जो बीड पाया जाता है वो आपका क्या होता है, वो आपके व्हाइट बीड होते हैं। क्या होते हैं आपके, व्हाइट बीड होते हैं। तो ये 2 पॉइंट आपके लर्न हो जाने चाहिए आरबीसी पिपेट के बारे में और डब्ल्यूबीसी पिपेट के बारे में। ठीक है, तो मार्किंग आपको क्लियर है ना। तो आरबीसी का पिपेट का मार्किंग क्या होगा, 0.5, 1 और 101 का होगा। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट हो जाएगा। कुछ आपके एक्सप्लेनेशन यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमने एक पॉइंट और मेंशन कर रखा है कि जब आप लोग काउंटिंग करते हो तो पिपेट के साथ में आपको न्यूवार चेंबर की भी आवश्यकता पड़ती है। तो न्यूवार चेंबर में अगर मैं देखूंगा तो जो आपके ये सबसे मतलब कि किनारे के जो आपके स्क्वायर होते हैं उसमें हम लोग डब्ल्यूबीसी की काउंटिंग करते हैं। ठीक है, जो लार्ज आपके 4 स्क्वायर हैं, जो 4 कॉर्नर स्क्वायर हैं, उसमें हम क्या करते हैं, उसमें हम लोग डब्ल्यूबीसी की काउंटिंग करते हैं। तो कभी कभी आपके एमसीक्यू में या फिर कई एग्जाम में ये एमसीक्यू पूछता है कि लार्ज जो आपके कॉर्नर स्क्वायर होते हैं इसमें हम लोग क्या काउंट करते हैं, तो डब्ल्यूबीसी करते हो। और जो सेंटर में आपके पाए जाते हैं वहां से क्या करते हो, वहां से आप लोग आरबीसी की काउंटिंग करते हो। ठीक है, एक पॉइंट ये पूछा जाता है कि इसका डेप्थ कितना होता है, तो 0.1 mm की जो है डेप्थ इसमें पाई जाती है। ठीक है, 0.1 mm की डेप्थ पाई जाती है। डब्ल्यूबीसी के लिए यहाँ पे 4 कॉर्नर का उपयोग करते हो, 1 2 3 4। ठीक है, और उसके बाद में अगर आरबीसी की बात करेंगे तो आरबीसी में आप लोग 1 2 3 4 5 यानी कि यहाँ का भी आप लोग एक स्क्वायर यूज करते हो और आपका क्या हो जाएगा, आपका 4 कह सकते हो स्क्वायर का उपयोग करते हो। ठीक है, 4 स्मॉल स्क्वायर या फिर कहे कि 4 ग्रुप्स का आप लोग यहाँ पे उपयोग करते हो, 4 ग्रुप्स का उपयोग करते हो। और इसमें आपके 16 स्मॉलेस्ट स्क्वायर होते हैं। क्या, 16 यानी कि 16 स्मॉलेस्ट स्क्वायर होते हैं, ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो 16 स्मॉलेस्ट स्क्वायर देखने को मिलेंगे। आरबीसी में आपका 5 ग्रुप में हम लोग काउंटिंग करते हैं आरबीसी के लिए, और डब्ल्यूबीसी के लिए हम लोग 4 ग्रुप्स का उपयोग करते हैं। इनका जो एक साइड है वो आपका 1 mm का होगा और जो डेप्थ होता है 1 mm का, यहाँ पे आप 0.1 mm का इनका जो है डेप्थ होता है। ठीक है, तो बच्चों ये नोट कर लो, न्यूवार चेंबर से इसमें आपके जो है एमसीक्यू बन सकते हैं। ओके ना, क्लियर है। चलो नेक्स्ट पे आओ बच्चों। नेक्स्ट आपका 3 नंबर का एमसीक्यू, और 3 नंबर का एमसीक्यू कह रहा है कि ड्यूरिंग नॉर्मल टीएलसी द थिकनेस ऑफ बफी कोट इज अबाउट, यानी कि जब आप लोग टीएलसी काउंट कर रहे हो तो इसमें जो आपका बफी कोट का थिकनेस है वो कितना होना चाहिए। या फिर आप यूं कह सकते हो कि आपने एक होल ब्लड लिया और होल ब्लड को आपको क्या करना है, होल ब्लड को आपको यहाँ पे सेंट्रीफ्यूज करना है। मैं इसको रेड कलर कर दूंगा तो थोड़ा सा ब्लड जैसा लगेगा। ठीक है, आपने क्या किया, इसको होल ब्लड लिया आपने और फिर इसको आपको क्या करना है, इसको आपको सेंट्रीफ्यूज करना है। ठीक है, जब आप लोग इसको सेंट्रीफ्यूज कर दोगे तो क्या दिखेगा आपको, नीचे तो आपके जो है आरबीसी वहां पे बैठ जाएंगे, जिसको आप क्या कह दोगे, पीआरबीसी कह दोगे, पैक्ड रेड ब्लड सेल कह दोगे। और इन्हीं के बीच में एक आपका ये जो आपका हमने बना दिया ना कि इस रेड के और इस रेड के बीच में एक आपको दिखेगा, उसको क्या कहेंगे, उसको हम यहाँ पे बफी कोट कहेंगे। ठीक है, क्या कहेंगे, बफी कोट कहेंगे। जब इसको सेंट्रीफ्यूज करोगे तो आपको यहाँ पे बफी कोट दिखाई देगा। उसके बाद में यहाँ पे ऊपर क्या जाएंगे, ऊपर आपके यहाँ पे प्लाज्मा दिखेंगे। ठीक है, तो कह रहा है कि जो हमारा बफी कोट बन रहा है सेंट्रीफ्यूज के दौरान, इसकी नॉर्मल साइज या फिर थिकनेस क्या होनी चाहिए, इस वाले एरिया की जो थिकनेस है वो कितनी होनी चाहिए, 0.5 से 1 mm, 1.5 से लेकर 2 mm, 0.5 से लेकर 3 mm, 3.5 से लेकर 4 mm। तो ये आपको यहाँ पे बताना है। तो देखिए बच्चों, अगर मैं बफी कोट की बात करूंगा, जो इसका थिकनेस होता है वो आपका 0.5 से लेकर 1 mm के बीच में होता है। ठीक है, 0.5 से लेकर 1 mm के बीच में होता है। और ये है क्या, ये आपका कह सकते हो कि ये ग्रेइश व्हाइटिश कलर का आपका मटेरियल होता है, ग्रेइश। ठीक है, क्या रहेगा आपका, ग्रेइश। ठीक है, ग्रेइश व्हाइटिश, व्हाइटिश, ठीक है, मटेरियल। ठीक है, ग्रेइश व्हाइटिश लेयर कहिए तो अच्छा रहेगा। ठीक है, ग्रेइश व्हाइटिश लेयर आपका ये होता है। इसमें होता क्या क्या है, तो इसमें आपके डब्ल्यूबीसी, ठीक है, क्या क्या आपके डब्ल्यूबीसी और आपके प्लेटलेट यहाँ पे देखने को मिलते हैं। यानी कि इस बफी कोट में आपके डब्ल्यूबीसी और आपके प्लेटलेट देखने को मिलते हैं, और इनकी जो थिकनेस बनेगी वो आपकी 0.5 से लेकर 1 mm के बीच में बनती है। ठीक है, अगर ये थिकनेस, ठीक है, अगर ये जो थिकनेस है वो क्या हो रहा है, ये अधिक हो रहा है, तो क्या देखने को मिलेगा, तब आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे डब्ल्यूबीसी की जो मात्रा है वो हाई देखने को मिलेगी। ठीक है, जिसको आप यहाँ पे क्या कहोगे, ल्यूकोसाइटोसिस कहोगे, या फिर अगर कैंसर वाला कंडीशन होगा तो क्या कहोगे, ल्यूकेमिया कहोगे बच्चों। क्या कहोगे, ल्यूकेमिया आप यहाँ पे कह दोगे। ठीक है, डब्ल्यूबीसी हाई रहेगी तो क्या कहोगे, ल्यूकोसाइटोसिस कहोगे। ठीक है, ल्यूकोसाइटोसिस, ठीक है, ल्यूकोसाइटोसिस कहोगे।
और अगर यहाँ पे ज्यादा आपके जो है नंबर ऑफ आरबीसी दिख रहे हैं तो वो क्या हो जाएगा, वो आपका ल्यूकेमिया में कंसीडर किया जाएगा एवं माना जाता है कि 1 लाख, ठीक है, 1 लाख अगर आपके आरबीसी दिख रहे हैं, सॉरी डब्ल्यूबीसी दिख रहे हैं, तो उसको हम ल्यूकेमिया के अंतर्गत कंसीडर करते हैं, ठीक है। तो ये पॉइंट आपको यहाँ पे क्लियर हो गया होगा कि बफी कोट हमारा क्या है, इसका थिकनेस कितना होना चाहिए सेंट्रीफ्यूज के दौरान, और इसमें इसका कलर क्या होता है, तो ग्रेइश व्हाइटिश कलर होता है। आपके डब्ल्यूबीसी और इसमें प्लेटलेट पाए जाते हैं, इनका जो पूरा परसेंटेज होता है तो कवरिंग परसेंटेज 1% होता है बच्चों, कितना 1% होता है, ये भी आपको ध्यान में रखना होगा। तो यहाँ से अगर एमसीक्यू बनेगा तो आप लोग सॉल्व कर ले जाओगे। फिर हमने आपको एक पॉइंट और बताया था, देखिए हमने ये बताया था कि जब आप लोग सेंट्रीफ्यूज करते हो तो आपको एक प्लाज्मा भी मिलता है। तो यहाँ पे हम थोड़ा प्लाज्मा के बारे में भी देख लेते हैं कि नॉर्मल कंडीशन में प्लाज्मा का जो हमारे कलर है वो कैसा होता है, और अगर उसमें कोई बीमारी आ रही है तो कैसा कलर यहाँ पे शो करेगा। देखिए ये हमारे जो क्लास का पीपीटी है उसको हमने यहाँ पे पुट किया है, जो कि हम लोग एप्लीकेशन पे लेते हैं। तो अगर आपको लगता है कि हमें इस तरह से पीपीटी के साथ पढ़ना चाहिए तो जरूर आइए, हमारे चैनल को आप लोग विजिट करिए, प्ले स्टोर पे जाइए, सर्च करिए मेडिस साइंस ट्यूटोरियल और बैच को परचेज कर लीजिए, ठीक है। और अगर मैं बात करूंगा प्लाज्मा के कलर की, तो नॉर्मल कलर क्या होगा, कलर या फिर आपका, ठीक है, सॉरी क्लियर या फिर आपका एक्स्ट्रा कलर्ड का होगा, तो वो आपका नॉर्मल स्टेट होगा। यानी कि अगर आपका जो प्लाज्मा है वो एक्स्ट्रा कलर्ड है थोड़ा सा या फिर आपका क्लियर है तो उसको हम नॉर्मल स्टेट कहते हैं। अगर आपका ये एलोइस है, ठीक है, कलर आपका जो प्लाज्मा का है वो एलोइस है, पीला दिख रहा है, तो वो जॉइंडिस का कंडीशन है। किसका है, आपके जॉइंडिस का कंडीशन है। अगर इसमें टर्बिड है, ठीक है, धुंधलापन दिखाई दे रहा है, क्या होता है टर्बिड का मतलब धुंधला, ठीक है, धुंधलापन, ठीक है। तो धुंधलापन अगर आपको दिखाई दे रहा है तो उसको किसमें कंडीशन कंसीडर करेंगे, हाइपरलिपिडीमिया। हाइपरलिपिडीमिया का मतलब क्या रहेगा, हाई लिपिड, ठीक है, हाई लिपिड, यानी कि लिपिड की जो वैल्यू है क्या है, नॉर्मल से हाई देखने को मिलेगी जब आपका प्लाज्मा टर्बिड होगा। और अगर आपके प्लाज्मा में रेड देंगे, तो अगर हमारा प्लाज्मा का जो कलर है रेड है तो वो क्या क्या कंडीशन शो करेगा, आपके हीमोलिसिस का कंडीशन शो करेगा, ठीक है बच्चे। तो इस तरह से आपका ये हो जाता है प्लाज्मा का कलर, और नॉर्मल में कैसा होगा और आपके एबनॉर्मल में कैसा होगा। कई सारे एमसीक्यू इससे बने हैं, तो ये इंपॉर्टेंट है, नोट कर लो, ठीक है। पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, बिल्कुल चिंता करने की जरूरत नहीं है। दूसरी बात बच्चों, मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लग रहा है तो कोई ना कोई एक अच्छा सा कमेंट आप हमारे इस सेक्शन में पुट करिएगा। इससे ये होता है कि टीचर को एक मोटिवेशन मिलता है कि हाँ सर आप अच्छा एक्सप्लेन कर रहे हैं, तो ये चीज़ होती है, ठीक है। और दूसरी बात, अगर आप चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करिएगा और अपने क्लासमेट में इसको शेयर जरूर किया करिए, क्योंकि जब तक शेयर नहीं करोगे तब तक मुझे भी मोटिवेशन नहीं आएगा। जितने ज़्यादा बच्चे इसको देखेंगे, जितने अच्छे कमेंट आएंगे, हमें भी मोटिवेशन आएगा कि हाँ हमारा जो बच्चा है पढ़ रहा है हमसे, हमें इस पर और भी काम करना चाहिए। तो इसीलिए बच्चों थोड़ा सा आप लोग इस पर ध्यान दिया करिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पे आ जाइए। नेक्स्ट स्क्रीन पे आपको एमसीक्यू क्या दिख रहा है, 4 नंबर का, बाई WBC pipette द डाइल्यूशन ऑफ ब्लड ऑब्टेन इज। यानी कि जब आप लोग यहाँ पे WBC पिपेट का उपयोग किए हो तो इसमें जो डाइल्यूशन है और आपका जो ब्लड है उसका रेशियो क्या होता है, ये आपका पूछा गया है। तो देखिए हम लोग जो सेल यूज कर रहे हैं, मतलब जो सेल की काउंटिंग कर रहे हैं, चाहे आपकी आरबीसी होगी, तो आरबीसी के लिए हम लोग अलग डाइल्यूटिंग लेते हैं क्योंकि हमारे पिपेट का नंबर ही अलग है। अगर हम WBC की बात करेंगे तो WBC के पिपेट की जो मार्किंग है वो अलग है, तो कहीं ना कहीं उसका भी डाइल्यूशन डिफर हो जाएगा। प्लेटलेट के लिए भी आपका ये डिफर हो जाता है। तो अगर मैं बात करूंगा किसके लिए, अगर मैं सबसे पहले बात करूंगा WBC काउंट के लिए, जो डाइल्यूटिंग फ्लूइड है, ठीक है, जो डाइल्यूटिंग रेशियो है वो क्या होता है, वो आपका 1:20 टाइम होता है, 1:20 टाइम होता है, ठीक है। और अगर यहीं पे बात करेंगे आरबीसी काउंट में डाइल्यूटिंग फ्लूइड का जो रेशियो बनेगा आपके आरबीसी के साथ में ब्लड के साथ में, वो आपका 1:200 का हो जाएगा, 1:200 टाइम का। और अगर प्लेटलेट की बात करेंगे, प्लेटलेट काउंट की, तो हमने आपको बताया है बच्चों कि प्लेटलेट काउंट के लिए आप दोनों यूज कर सकते हो, 1:20 का टाइम का भी उपयोग कर सकते हो और 1:200 टाइम का भी उपयोग कर सकते हो। बस ध्यान रहे, क्या ध्यान रहे, यहाँ पे आपको ये ध्यान रहना है कि अगर इसका उपयोग करोगे इस रेशियो का, तो जो लोगे आप WBC पिपेट का उपयोग करोगे, ठीक है, WBC पिपेट के साथ काउंटिंग करोगे। अगर आप ये रेशियो लोगे तो आपको यहाँ पे आरबीसी पिपेट का उपयोग करना पड़ेगा, आरबीसी पिपेट का उपयोग करना पड़ेगा। तो ये भी ध्यान रखना कि WBC पिपेट का जो डाइल्यूटिंग रेशियो है आपके ब्लड के साथ में, वो आपका क्या है, 1:20 है। तो ऑप्शन नंबर क्या जाएगा,
बी इज द राइट आंसर जाएगा। और ये एक्सप्लेनेशन बेस्ट है, नोट कर लो कॉपी में। डब्ल्यूबीसी के लिए क्या होगा, आरबीसी के लिए क्या होगा, और आपके प्लेटलेट के लिए क्या होगा। प्लेटलेट के लिए अगर एग्जाम में 1:20 आ रहा है तो 1:20 का उपयोग करिए, अगर 1:200 का आ रहा है तो 1:200 का उपयोग करिए, अगर बोथ आ रहा है तो बोथ करिए, और अगर दोनों आपके ऑप्शन आ रहे हैं तो आप लोग डब्ल्यूबीसी को प्रिफर करिएगा। किसको प्रिफर करेंगे, डब्ल्यूबीसी को आप लोग प्रिफर करिएगा बच्चों, ठीक है। बात आपको क्लियर है, 4 नंबर के एमसीक्यू में आपको कोई डाउट नहीं रह गया। चलिए अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं अपने डब्ल्यूबीसी के डाइल्यूटिंग फ्लूइड की। हमने आरबीसी का डाइल्यूटिंग फ्लूइड, प्लेटलेट का डाइल्यूटिंग फ्लूइड प्रीवियस वाले एमसीक्यू में देखा, लेकिन हमने क्या कहा था कि डब्ल्यूबीसी का हम लोग आगे देखेंगे। तो अब आ गया आपके डब्ल्यूबीसी के डाइल्यूटिंग फ्लूइड का नंबर। तो डब्ल्यूबीसी डाइल्यूटिंग फ्लूइड के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, ट्रक्स फ्लूइड का उपयोग करते हैं। क्या करते हैं, ट्रक्स फ्लूइड का उपयोग करते हैं, जिसमें ट्रक्स फ्लूइड में ग्लेशियल एसिटिक एसिड 2 ml के रूप में पड़ा होता है। 1% जेंसन वायलेट आपका 5 ड्रॉप रहेगा, और आपका जो डिस्टिल वाटर है वो आपका 100 ml रहेगा। इसमें जो आपका ग्लेशियल एसिटिक एसिड है वो क्या काम करता है, तो आपके आरबीसी को लाइज कर देता है। क्या कर देता है, आपके आरबीसी को लाइज कर देता है। 1% जो जेंसन वायलेट है ये रंग का काम करेगा, वायलेट है, रंजक है, तो आपके किसको स्टैंड करेगा, आपके डब्ल्यूबीसी को स्टैंड करने का काम करता है, डब्ल्यूबीसी को स्टैंड करने का काम करता है। तो डाइल्यूटिंग फ्लूइड को लर्न रखो कि कौन से डाइल्यूटिंग फ्लूइड किसके लिए यूज किए जा रहे हैं, आरबीसी का है या फिर डब्ल्यूबीसी या फिर प्लेटलेट का। और साथ में अगर आपका ये भी पता चल जाए कि ट्रक्स फ्लूइड में क्या क्या पाया जा रहा है, और ट्रक्स फ्लूइड के जो रिएजेंट हैं उनका वर्क कहाँ कहाँ पे हो रहा है। जैसे कि ग्लेशियल एसिटिक एसिड क्या किया, आरबीसी को लाइज कर दिया, हमें आरबीसी से अब कोई मतलब नहीं रह गया। और हमारा जो जेंसन वायलेट है वो क्या कर दिया, हमारे डब्ल्यूबीसी को रंग दिया, स्टैंड कर दिया, ठीक है, उसके न्यूक्लियाई को स्टैंड कर दिया। तो फिर क्या होगा, हमें देखने में आसानी होगी, हमें एग्जामिन करने में आसानी होगी, ठीक है। तो यहाँ पे मेंशन भी है कि ग्लेशियल एसिटिक एसिड आरबीसी को लाइज करता है, और जेंसन वायलेट जो है आपकी डब्ल्यूबीसी के न्यूक्लियाई को स्टैंड करता है। बात आपको क्लियर है। तो डाइल्यूटिंग फ्लूइड, ट्रक्स फ्लूइड मेन फ्लूइड होता है। अगर ट्रक्स फ्लूइड आपके पास नहीं है तो क्या यूज करोगे, आपको पता चल गया होगा, कमेंट भी कर देना, मैं यहाँ पे बता तो दे रहा हूँ, ठीक है, मैं बता दे रहा हूँ क्या यूज करोगे, कमेंट ही करो यार, मैं क्यों बताऊँ, अगर मैं बता दूंगा तो फिर आप लोग यहाँ पे ठीक है यार प्यारे बच्चे हो, ठीक है। टॉयजन्स फ्लूइड, ठीक है, टॉयजन्स फ्लूइड, ठीक है। टॉयजन्स फ्लूइड हमने क्या बताया था कि कॉमनली फ्लूइड है, क्या है आपका, कॉमनली फ्लूइड है बच्चों, कॉमनली फ्लूइड है, ठीक है। मतलब कि आप डब्ल्यूबीसी के लिए भी करोगे, अपने आरबीसी के लिए भी करोगे, और प्लेटलेट के लिए भी कर सकते हो, ठीक है। चलो 5 नंबर के एमसीक्यू पे आ जाइए। 5 नंबर का एमसीक्यू कह रहा है कि व्हाट इज द नॉर्मल वैल्यू ऑफ डब्ल्यूबीसी। आपका ये जो डब्ल्यूबीसी है यानी कि आपका जो ल्यूकोसाइट है, ठीक है, तो इसका दूसरा नाम भी होता है क्या, ल्यूकोसाइट, ठीक है, क्या होता है आपका, ल्यूकोसाइट। तो ल्यूकोसाइट का जो नॉर्मल वैल्यू है आपका क्या होता है, 2000 से लेकर 6000 क्यूबिक का ब्लड, या फिर 4000 से लेकर 11000 क्यूबिक का ब्लड, या फिर आपका 11000 से लेकर 14000 क्यूबिक का ब्लड, या फिर आपका 15000 से लेकर 17000 क्यूबिक का ब्लड। तो बच्चों अगर हम नॉर्मल डब्ल्यूबीसी की बात करेंगे, ल्यूकोसाइट की काउंटिंग की बात करेंगे, या फिर एक और आ जाता है आपके एग्जाम में टीएलसी काउंटिंग, टोटल ल्यूकोसाइट काउंट की बात करेंगे, तो 4000 से लेकर 11000 क्यूबिक आपका यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। सेल आपका क्यूबिक एमएम हो जाएंगे। 4000 से 11000 आपका जो नॉर्मल वैल्यू होता है आपके टीएलसी का, आपके टोटल ल्यूकोसाइट का, या फिर कहिए कि टोटल आपके डब्ल्यूबीसी का, ठीक है। बात आपको क्लियर है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपको बी इज द राइट देखने को मिलेगा। एक यहाँ पे आप लोग कमेंट करिएगा कि आरबीसी का नॉर्मल रेंज क्या होगा, आरबीसी का नॉर्मल रेंज क्या होगा, दूसरा आपके प्लेटलेट का नॉर्मल रेंज क्या होगा। एक में ही कमेंट कर दीजिएगा कि नॉर्मल का सर इतना और प्लेटलेट का इतना हो जाएगा, ठीक है। कमेंट जरूर करना, जब तक आप कमेंट नहीं करोगे ना पढ़ने में भी आपको मजा नहीं आएगा। चलिए नेक्स्ट पे आइए 6 नंबर के एमसीक्यू पे। इंक्रीज इन ल्यूकोसाइट काउंट अबव द नॉर्मल रेंज ऑफ 11,000 क्यूबिक ऑफ ब्लड इज कॉल्ड। यानी कि ये कह रहा है कि इंक्रीज इन ल्यूकोसाइट काउंट, यानी कि जो आपका टीएलसी काउंटिंग था वो क्या होगा, वो आपका 11000 से लेकर अधिक हो गया, 11000 से क्या चला गया, ऊपर चला गया, 11000 से क्या गया, ऊपर चला गया। तो इसको आप लोग क्या टर्म करोगे, क्या टर्म यूज करोगे, ल्यूकोसाइटोपिनिया, ल्यूकेमिया, या फिर आपका ल्यूकोसाइटोसिस। तो देखिए जब आपका जो है रेंज 4000 से नीचे आएगा, ठीक है, 4000 सेल पर क्यूबिक एमएम, ठीक है, क्यूबिक एमएम से नीचे आएगा तो क्या कहेंगे, ल्यूकोसाइटोपिनिया कहेंगे। अगर सिस की बात करें तो आपका 11000 से जो है आपका टीएलसी काउंट क्या होगा, ऊपर हो जाएगा, ठीक है, 11000 से ऊपर होगा तो उसको क्या कहेंगे, आपका यहाँ पे ल्यूकोसाइटोसिस होगा।
और ल्यूकेमिया का जो कंडीशन है इसमें एक नॉर्मल वैल्यू नहीं दिया गया कितने से ऊपर जाएगा, लेकिन इतना मान लीजिए कि अगर 60,000 से ऊपर, ठीक है 60,000 से, कहीं दो सैकड़ा हजार 10,000 और हाँ ठीक है 10 60,000 से अगर सेल ऊपर देखने को मिल रहे हैं, वैसे तो 1 लाख के ऊपर ही देखते हैं तो कह देते हैं, लेकिन 60,000 से अगर ऊपर जा रहा है तो इसको हम ल्यूकेमिया के अंतर्गत कंसीडर करते हैं। और ल्यूकेमिया क्या है आपका, कह सकते हो कि डब्ल्यूबीसी का कैंसर, ठीक है डब्ल्यूबीसी का कैंसर है, कभी कभी आपका ब्लड कैंसर भी आपका ये कहलाता है, तो आपका ये ब्लड कैंसर भी कह सकते हैं इसको, ठीक। तो डब्ल्यूबीसी का कैंसर या फिर ल्यूकेमिया आपके 60,000 से एबव जब आपका जो है सेल देखने को मिलेगा तो इसको हम इसमें कंसीडर करते हैं, ठीक है। एक स्पेसिफिक रेंज नहीं है कि इसके ऊपर जाएगा तो हम ल्यूकेमिया ही कह देंगे, और बहुत सारे कंडीशन है जिसमें 60,000 1 लाख आपका जो टीएलसी देखा जा सकता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो टर्म दिया है मैंने आपको बताया कि एक ऐसा कंडीशन जहाँ पे डब्ल्यूबीसी नॉर्मल से बहुत ज्यादा ऊपर चली जाए और कहीं ना कहीं वो कैंसर हो जाए तो उसको हम ल्यूकेमिया के नाम से जानते हैं, ठीक है बच्चों। तो कंफ्यूज नहीं होना है। यहाँ पे हमने कुछ पॉइंट भी मेंशन कर दिए कि इंक्रीज द डब्ल्यूबीसी काउंट यानी कि ल्यूकोसाइटोसिस यानी कि 11,000 से आपका ऊपर होगा तो क्या क्या ऑब्जर्वेशन देखने को मिलेंगे, या फिर कह सकते हो कि क्या क्या मरीज में कंडीशन हो सकती है, कौन सी बीमारी हो सकती है। तो अगर ऊपर जा रहा है यानी कि ल्यूकोसाइटोसिस हो रहा है तो या तो प्रेगनेंसी का कंडीशन है, एक्सरसाइज ज्यादा कर लिया है, ल्यूकेमॉइड रिएक्शन, या फिर आपका डायबिटिक या फिर यूरेमिक कोमा, या फिर आपका इन्फेक्शियस मोनोन्यूक्लियोसिस, या फिर आपका बैक्टीरियल एंड वायरल इन्फेक्शन, या फिर आपका ल्यूकेमिया, ल्यूकेमिया में भी आपका सीएमएल सीएलएल या फिर आपका एक्यूट ल्यूकेमिया। तो इन सब कंडीशन में आपका जो है डब्ल्यूबीसी इंक्रीज होता है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपकी एग्जाम में पूछे जाते हैं कि आपका ल्यूकोसाइटोसिस किन कंडीशन में देखा जाता है। तो आप यहाँ पे ध्यान रखिएगा, जो इन्फेक्शन वाले कंडीशन होते हैं उसमें आपकी डब्ल्यूबीसी जाहिर सी बात है बढ़ती है, तो ऑप्शन को थोड़ा सा ध्यान रखते हुए आप लोग इसको सही करिएगा। कभी कभी आ जाता है कि कौन सा फिजियोलॉजिकल कंडीशन है, ठीक है फिजियोलॉजिकल कंडीशन है, ठीक है फिजियोलॉजिकल कंडीशन है जिसमें आपका जो है डब्ल्यूबीसी हाई होगा, तो आपका प्रेगनेंसी या फिर कहिए जो आपका एक्सरसाइज वाला कंडीशन है उसको हम फिजियोलॉजिकल कंडीशन कहते हैं, तो इसमें भी आपका हाई हो जाता है। और जो आपके कह सकते हो पैथोजेनिक कंडीशन है वो पैथोजेनिक कंडीशन आपके ये हो जाते हैं, ठीक है पैथोजेनिक कंडीशन जो है आपका ये हो जाएगा, जैसे कि डायबिटिक कोमा हो गया, इन्फेक्शियस मोनोन्यूक्लियोसिस हो गया, बैक्टीरियल एंड वायरल इन्फेक्शंस हो गए, इनमें आपका जो है डब्ल्यूबीसी बढ़ जाता है, ठीक है। चलो नेक्स्ट पे आओ बच्चों। नेक्स्ट आपका यहाँ पे मेंशन है डिक्रीज डब्ल्यूबीसी काउंट यानी कि ल्यूकोसाइटोपिनिया फिर ल्यूकोपिनिया कहते हैं, ल्यूकोपिनिया कहिए या फिर ल्यूकोसाइटोपिनिया कहिए, दोनों टर्म क्या है आपका सेम ही है। तो 4,000 सेल पर क्यूबिक एमएल से अगर क्या हो रहा है लो देखने को मिला है तो इसको हम ल्यूकोपिया कहेंगे, और इसमें आपका क्या होगा ए प्लास्टिक एनीमिया के कंडीशन में आपका देखने को मिलेगा। ए प्लास्टिक एनीमिया में हमने आपको बताया कि आपका आरबीसी भी लो होगा, आपका जो है एचबी काउंटिंग भी लो होगा, और साथ में आपका जो है प्लेटलेट काउंटिंग भी लो होगा, ठीक है प्लेटलेट काउंटिंग भी आपका लो होगा, और साथ में आपका डब्ल्यूबीसी भी लो होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारा जो बोन मैरो है सही से अपना फॉर्मेशन नहीं कर रहा है, मतलब ब्लड का जो फॉर्मेशन है वो सही से नहीं हो पा रहा है, तो इसमें सभी सेल हमारे डाउन देखने को मिलते हैं, और इसको एक टर्म नाम देते हैं पैंसीसाइटोपिनिया, ठीक है पैंसीसाइटोपिनिया। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है, पैनीसाइटोपिनिया या पैंसीसाइटोपिनिया ये आपका क्या है, आपके एप्लास्टिक एनीमिया के कंडीशन में देखने को मिलता है। जब सभी सेल आपके डाउन हो जाते हैं तो उनको हम लोग पैंसीसाइटोपिनिया के अंतर्गत रखते हैं, ठीक है। दूसरा आपका कंडीशन है हाइपर स्प्लेनिमिया, यानी कि आपका जो स्प्लीन है वो आपका ज्यादा वर्क कर रहा है, जिससे आपका जो आरबीसी है या फिर कहिए कि आपके जो ब्लड सेल है उनका डेथ ज्यादा तेजी से हो रहा है, या फिर आपका टाइफाइड का कंडीशन या फिर आपके पैराटाइफाइड फीवर का, इन दोनों में आपका जो ल्यूकोसाइट काउंट है वो आपका डाउन होता है। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट टर्म है, स्टार लगा लो कि टाइफाइड जो है ना, टाइफाइड के कंडीशन में आपका जो ल्यूकोसाइट है वो क्या होता है आपका डाउन होता है, यानी कि टीएलसी जो है वो आपका कम देखने को मिलता है, ठीक है बच्चों। उसके बाद में आपका ड्रग न्यूक्लिएटेड ल्यूकोपिया, यानी कि आपने कोई ऐसा दवा लिया है जिसके द्वारा आपका ये कंडीशन देखने को मिलता है जिसको ड्रग इंक्लूडेड बोलते हैं। और रेडिएशन या फिर आपका साइटोटॉक्सिक थेरेपी, या फिर आपको रेडिएशन लगा या फिर आपको कोई साइटोटॉक्सिक थेरेपी दी गई है, इन कंडीशन में आपका जो है डब्ल्यूबीसी डिक्रीज देखने को मिल सकता है। एक आपका होता है मेगलोब्लास्टिक एनीमिया, जिसमें आपका विटामिन B12 और आपके फोलिक एसिड, ठीक है इन दोनों की क्या हो जाती है आपकी डिफिशियंसी हो जाती है, तो आपका एक कंडीशन यानी कि मेगलोब्लास्टिक एनीमिया देखने को मिलता है, और इसमें भी आपकी जो डब्ल्यूबीसी काउंटिंग है वो लो देखने को मिलती है। ये सब जो हमने पीपीटी दिए हैं अपने, जो कह सकते हो कि हमारे एप्लीकेशन की क्लास से है वहां से लिए गए हैं, तो जरूर ज्वाइन करिए और बेहतरीन तरीके से अपना प्रिपरेशन यहाँ पे कर सकते हो बच्चों, ठीक है। चलिए 7 नंबर पे आ जाइए। अब यहाँ पे क्या आ गया, हाँ एक हमने आपको बताना भूल गया था कि आरबीसी काउंटिंग, डब्ल्यूबीसी काउंटिंग और प्लेटलेट काउंटिंग
और रेटिक्लोसाइट काउंट और आपका एंटीकोगुलेंट, इन सब से हमने एमसीक्यू पुट किए। तो ये 4 या 5 टॉपिक के जो आपके कह सकते हो एक्सप्लेनेशन है आज क्लियर हो गए हैं। यहीं से आपके एमसीक्यू बनेंगे अगर इनमें से कोई प्रश्न पूछा जाता है तो, इसके इधर उधर कोई प्रश्न नहीं पूछा जाएगा, ध्यान रखिएगा। अब अगला प्रश्न जो है 7 नंबर का है, व्हिच एंटीकोगुलेंट इज यूज इन वेस्टर्न ग्रेन मेथड, यानी कि वेस्टर्न ग्रेन मेथड में आपका कौन सा जो एंटीकोगुलेंट है वो यूज किया जाता है। तो देखिए ऑप्शन है आपका EDTA, हिपैरिन, डबल ऑक्सलेट और आपका 3.8 सोडियम साइट्रेट। तो एक एक करके यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं कि EDTA क्या होता है, हिपैरिन क्या होता है, डबल ऑक्सलेट क्या है, सोडियम साइट्रेट क्या है, इन सभी को यहाँ पे हम लोग देखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले बच्चों अगर यहाँ पे बात करेंगे EDTA की, क्या EDTA की, तो इसका फुल फॉर्म क्या होता है, इथाइलिन डायमीन टेट्राएसिटिक एसिड। ठीक है, तो लर्न कर लो और कॉपी में लिख लो, इथाइलिन डायमीन टेट्राएसिटिक एसिड। क्या, इथाइलिन डायमीन टेट्राएसिटिक एसिड। ये आपको नोट कर लेना होगा क्योंकि लंबा सा नाम है, लिखेंगे तो बहुत टाइम लगेगा। ठीक है, तो EDTA क्या है आपका, इथाइलिन डायमीन टेट्राएसिटिक एसिड है। और ये किस बेस पे काम करता है बच्चों, तो ये काम करता है चिलेटिंग एजेंट के रूप में। क्या, चिलेटिंग एजेंट के रूप में। अब ये चिलेटिंग एजेंट क्या का काम हुआ, चिलेटिंग एजेंट का मतलब ये हुआ कि ये आपके कैल्शियम आयन को क्या करता है, रिमूव करता है। क्या करता है, आपके ब्लड से जो कैल्शियम आयन है उनको रिमूव करने का काम करता है। ठीक है, जो हम लोग कॉमनली यूज करते हैं EDTA वो आपका क्या होता है, डाई सोडियम। ठीक है, डाई सोडियम या फिर आपका ट्राईपोटेशियम। ठीक है, डाई सोडियम या फिर आपका ट्राईपोटेशियम। ठीक है, ट्राईपोटेशियम। ठीक है, डाई सोडियम या फिर आपका ट्राई पोटेशियम यहाँ पे हम लोग यूज करते हैं। ठीक, डाइसोडियम ट्राइपोटेशियम EDTA का यहाँ पे हम लोग उपयोग करते हैं। अगला पॉइंट है कि हम लोग कितने मात्रा में यूज करते हैं, तो दो याद करना आपको। ठीक है, 1.5 ml या फिर आपका, ठीक है 1.5 ml या फिर आपका 2 ml पर, ठीक है, पर ml ऑफ ब्लड। ठीक है, पर ml ऑफ ब्लड। हमने आपको कई कॉलम यहाँ पे खींच दिए, तो ध्यान रखना 1.5 ml भी कहीं कहीं पे आपको मिलेगा और कहीं कहीं पे आपको 2 ml भी मिलेगा पर ml ऑफ ब्लड। यानी कि अगर आप 1.5 ml EDTA लोगे तो वहां पे आप क्या लोगे, 1 ml आप क्या लोगे, ब्लड लोगे। ठीक है, तो 1.5 ml पर ml ऑफ ब्लड यहाँ पे हम लोग यूज करते हैं EDTA का। ओके, इतना पॉइंट आपको क्लियर है। अब यहाँ पे कभी कभी इसके डिसएडवांटेज भी पूछ लिए जाते हैं, तो कॉपी में लिख लो, मैं बोल दे रहा हूँ कि EDTA के क्या डिसएडवांटेज है। तो बच्चों कभी कभी EDTA का जो डिसएडवांटेज है वो पूछ लिया जाता है। तो डिसएडवांटेज इसके ये हो जाते हैं कि अगर 1 घंटे के बाद इसमें इसके द्वारा स्मेयर बनाते हो तो इसमें प्लेटलेट या फिर WBC जो है उसमें स्वेलिंग होने लगती है। ठीक है, तो एक आपका ये डिसएडवांटेज हो जाता है। और एडवांटेज सभी को पता है कि जनरली जो हेमेटोलॉजिकल टेस्ट है हमारे EDTA के द्वारा ही लगाए जाते हैं। जैसे आपका TLC हुआ, चाहे आपका यहाँ पे DLC हुआ, प्लेटलेट काउंट हुआ, RBC काउंट हुआ, हीमोग्लोबिन काउंट हुआ, इन सभी में हम लोग क्या यूज करते हैं, EDTA का उपयोग करते हैं। ठीक है, तो ये पॉइंट था आपके EDTA से कि EDTA प्रकार का एंटीकोगुलेंट किस तरह से अपना काम कर रहा है। अगला आपका यहाँ पे एक है सोडियम साइट्रेट। क्या है भाई, सोडियम साइट्रेट जी है, बहुत इंपॉर्टेंट अपना एंटीकोगुलेंट है सोडियम साइट्रेट। ठीक है, सोडियम साइट्रेट। सोडियम साइट्रेट की अगर फंक्शन की बात करेंगे तो क्या करेगा, ये बाइंड करता है कैल्शियम आयन को। ठीक है, कैल्शियम को बाइंड करता है, इतना समझो, कैल्शियम को बाइंड करता है, क्या बनाता है, कॉम्प्लेक्स बनाता है। ठीक है, क्या बनाता है, सोडियम साइट्रेट कॉम्प्लेक्स बनाता है और हमारे ब्लड से कैल्शियम रिमूव हुआ तो फिर यहाँ पे क्लॉटिंग नहीं होगा। ठीक है, तो EDTA चिलेटिंग एजेंट के रूप में काम करता है, कैल्शियम को रिमूव कर दे रहा है और जो हमारा सोडियम साइट्रेट है ये कैल्शियम को बाइंड करके अपना काम यहाँ पे कर रहा है। ठीक है, यूज जो हम लोग करते हैं दो तरीके से इसका उपयोग करते हैं। फॉर कागुलेशन, यानी कि जब हम लोग कागुलेशन की स्टडी करेंगे, ठीक है, कागुलेशन का स्टडी करेंगे तो कागुलेशन में हम लोग यहाँ पे 1:9 का उपयोग करते हैं। यानी कि 0.5 ml आप क्या लोगे, 0.5 ml आप यहाँ पे, ठीक है, सोडियम साइट्रेट लोगे। क्या लोगे, सोडियम साइट्रेट लोगे, एस बना दो, एस और डी लिख दो, सही SC लिख दो। 0.5 ml क्या लोगे, सोडियम साइट्रेट लोगे और फिर उसके बाद में 4.5 ml क्या लोगे, आप यहाँ पे ब्लड लोगे। ठीक है, 4.5 ml आप क्या लोगे, ब्लड लोगे। नीचे दिखाई नहीं दे रहा होगा, कोई बात नहीं, PPT आपको मिलेगा वहां पे देख लेना। ठीक है, चलो इधर लिख दे रहा हूँ। ठीक है, एक आपका होता है फॉर ESR, किसके लिए, फॉर ESR के लिए, यानी कि एरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट के लिए। इसमें जो यूज करते हो 1:4 का उपयोग करते हो, जिसमें आपका 0.5 ml जो होता है आपका क्या होता है, सोडियम साइट्रेट होता है और उसके बाद में आपका 2 ml यहाँ पे आप लोग ब्लड का उपयोग करते हो, 2 ml
ब्लड का उपयोग करते हो। तो नोट कर लेना यार, एग्जाम में रेशियो पूछा जाता है और साथ साथ में आपका ये पूछ लिया जाता है कि सोडियम साइट्रेट के सापेक्ष में हम लोग ब्लड कितना उपयोग में लाएंगे। तो वो आप लोग देख लेना, 0.5 ml, 2 ml ब्लड आप लोग लोगे, 0.5 ml सोडियम साइट्रेट लोगे, ठीक। ESR के लिए, कोगुलेशन के लिए आपका जो है 1:9 का, यानी कि 0.5 ml आप क्या लोगे सोडियम साइट्रेट और 4.5 ml आप क्या लोगे ब्लड लोगे, ठीक है। तो ये आपका हो गया ना कि सोडियम साइट्रेट किस बेस पे अपना काम कर रहा है, साथ में इसका हम उपयोग कहाँ कहाँ पे कर रहे हैं। ओके, हाँ एक बात है, जो कलर है ना, कलर भी बताऊंगा, परेशान मत रहो, सब कुछ आपको मिलेगा। तो क्या पूछा था कि वेस्टर्न ग्रेड मेथड में एंटीकोगुलेंट का जो उपयोग करते हो क्या होगा, वो आपका 3.8% सोडियम साइट्रेट का उपयोग होगा। एक चीज और ध्यान रखना, वेस्टर्न ग्रेड में हम लोग सोडियम साइट्रेट का उपयोग करते हैं, जबकि ईडीटीए का जो उपयोग है हम लोग किसके लिए, बेंट्रोप ट्यूब के लिए करते हैं, बेंट्रोप ट्यूब के लिए करते हैं, बेंट्रोप ट्यूब के लिए करते हैं, ठीक है, फॉर ESR, ठीक, फॉर ESR। ये आपका हो गया। अब दो आपके एंटीकोगुलेंट जो है मेन बचे हैं, एक आपका हिपैरिन डबल ऑक्सिलेट और एक आपका बच्चा है सोडियम क्लोराइड। तो तीनों को इस पेज में हम लोग कवर कर लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हम लिख लेते हैं किसके बारे में भाई, हिपैरिन चाचा के बारे में, ठीक है। हिपैरिन चाचा, हिपैरिन चाचा बहुत पुराने हैं, क्योंकि ये आपके क्या है, एक आपका नेचुरल एंटीकोगुलेंट भी है, क्या है आपका नेचुरल, ठीक है, नेचुरल एंटीकोगुलेंट भी है, ठीक है, नेचुरल एंटीकोगुलेंट है, मतलब कि हमारे ब्लड में भी आपका ये पाया जाता है और इसी की वजह से हमारे ब्लड की थक्का नहीं बनती है। कैसे काम करता है, तो आपका एक्ट एंटीथ्रोम्बिन के रूप में काम करता है। कैसे, एक्ट एंटीथ्रोम्बिन के रूप में बच्चों ये काम करता है, ठीक है, एंटीथ्रोम्बिन के रूप में अपना काम करता है, मतलब कि जो थ्रोम्बिन है, जो प्रोथ्रोम्बिन है उसको थ्रोम्बिन में बदलने नहीं देता है। तो ये कैसा काम कर रहा है, एक्ट एज ए एंटीथ्रोम्बिन के रूप में अपना काम करता है। तो सभी के प्रिंसिपल को जरूर याद रखना। सोडियम साइट्रेट कॉम्प्लेक्स बनाता है कैल्शियम का, ईडीटीए चिलेटिंग एजेंट का काम करता है, हिपैरिन एंटी थ्रोम्बिन का काम करता है, जरूर ध्यान रखना, ठीक है। उसके बाद में अगर यहाँ पे बात करेंगे, अगला पॉइंट किसमें काम आएगा आपका, ठीक है, तो आपका यहाँ पे ऑस्मोटिक फर्जिलिटी टेस्ट के लिए, ऑस्मोटिक, ठीक है, ऑस्मोटिक फर्जिलिटी टेस्ट के लिए आपका ये काम में आता है, ठीक है, फर्जिलिटी टेस्ट के लिए काम में आता है। साथ में G6PD डिफिशियंसी को चेक करने के लिए, G6PD डिफिशियंसी को चेक करने के लिए, तो G6PD के लिए आप यहाँ पे उपयोग में ला सकते हो। साथ में आप यहाँ पे EBG, ठीक है, यानी कि आर्टेरियल ब्लड गेज के एनालिसिस में आप लोग हिपैरिन का उपयोग करते हो। इसका एक डिसएडवांटेज भी है, ठीक है, क्या डिसएडवांटेज, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट इसका डिसएडवांटेज है, ठीक है, क्या आपका डिसएडवांटेज, ठीक है, यहाँ पे हो गया आपका डिसएडवांटेज। डिसएडवांटेज क्या रहेगा आपका, ये स्मेयर इससे हम लोग नहीं बनाते हैं, स्मेयर नहीं बनाते हैं, नहीं बनाते हैं। क्यों नहीं बनाते हैं भाई, क्योंकि आपका जो है पिंक बैकग्राउंड शो करता है, ठीक है, पिंक जो है बैकग्राउंड अपना ये शो करने लगता है, पिंक बैकग्राउंड अपना शो करता है, ठीक है, पिंक बैकग्राउंड शो करता है, ठीक है, शो करता है। मतलब कि जब आप लोग यहाँ पे स्मेयर बनाते हो तो स्मेयर जब बनता है तो वहाँ पे पिंक बैकग्राउंड शो होने लगता है, इसीलिए हम लोग हिपैरिन का उपयोग किसके लिए, स्मेयर बनाने के लिए नहीं लाते हैं। या फिर कहिए कि रूटीन जो आपका हेमेटोलॉजिकल टेस्ट है, ठीक है, रूटीन जो आपका हेमेटोलॉजिकल टेस्ट है, लॉजिकल टेस्ट है, उसमें हम लोग उपयोग नहीं करते हैं, ठीक है। तो स्मेयर नहीं बनाते और स्मेयर नहीं बनाते और हेमेटोलॉजिकल टेस्ट के लिए इसका उपयोग नहीं करते, जो रूटीन वाले होते हैं, ठीक है, ध्यान में रखना इस बात को। उसके बाद में अगला जो आपका आता है डबल ऑक्सिलेट, क्या आता है आपका, डबल ऑक्सिलेट आता है, ध्यान से सुनिएगा बच्चों, ओके। थोड़ा सा कंफ्यूजन या फिर कहिए कि थोड़ा सा बोरियत आपको लग सकती है, लेकिन नहीं बोर होना है भाई आपको, क्योंकि अपना एग्जाम देना है आपको, अपने को क्या करना है, भविष्य बनाना है, तो हमें क्यों बोर होना, ठीक है। डबल ऑक्सिलेट, जब भाई रील पे हम लोग नहीं बोर होते हैं तो यहाँ पे क्यों बोर हो, हमारे काम की चीज है ना। तो डबल ऑक्सिलेट का उपयोग हम इस समय नहीं करते हैं। इसमें हम लोग पोटेशियम और क्या क्या अमोनियम ऑक्सिलेट दोनों का उपयोग करते थे, ठीक है, पोटेशियम और अमोनियम के ऑक्सिलेट का उपयोग करते थे, ऑक्सिलेट का उपयोग करते थे, क्या, पोटेशियम और अमोनियम के ऑक्सिलेट का उपयोग करते थे। रेशियो क्या होता था, तो 2:3 का हम लोग उपयोग में लाते थे। तो ये नोट कर लेना कि डबल ऑक्सिलेट का जो फुल फॉर्म है, इसमें हम लोग पोटेशियम और अमोनियम ऑक्सिलेट का उपयोग कर रहे हैं, 2:3 में कर रहे हैं। ऑक्सिलेट आपका होता है, भी ध्यान रखना, और इसका उपयोग हम लोग इन दिस टाइम नहीं करते हैं। ये किस पे रिप्लेस कर दिया गया है, तो आपके ईडीटीए पे रिप्लेस कर दिया गया। किसके लिए, किस पे रिप्लेस किया गया, तो आपके ईडीटीए पे रिप्लेस कर दिया गया है। बात आपको क्लियर है। चलिए अगला जो आपका है सोडियम क्लोराइड, क्या है आपका, सोडियम फ्लोराइड है बच्चों, ठीक है, फ्लोराइड है, ठीक, सोडियम फ्लोराइड। सोडियम फ्लोराइड क्या काम करता है,
सोडियम फ्लोराइड की अगर बात करेंगे तो एक ही इसका काम है भाई, इनहिबिटिंग, ठीक है, इनहिबिट, ठीक है, इनहिबिट ग्लाइकोलिटिक एंजाइम, ठीक है, ग्लाइकोलिटिक एंजाइम, ठीक है, ग्लाइकोलिटिक एंजाइम, ठीक, ग्लाइकोलिटिक एंजाइम। तो ये क्या कर रहा है, ये कर रहा है कि आपका जो ग्लाइकोलिटिक एंजाइम है उसको रोक दे रहा है, जिससे आपका जो शुगर लेवल है वो बढ़ नहीं पाता है। इसीलिए इसका जो उपयोग हम कहाँ करते हैं, हम इसका उपयोग आरबीएस यानी कि आपका क्या हो गया, आपका रैंडम ब्लड शुगर कहिए या फिर सीधा सीधा कहिए कि डायबिटिक मेलाइटिस के केस में हम लोग इसका उपयोग करते हैं, सोडियम फ्लोराइड का उपयोग करते हैं। आरबीएस हमने इसलिए लिख दिया क्योंकि आपके दिमाग में रहे ना कि हम लोग शुगर का चेक करने के लिए, शुगर को चेक करने के लिए इसका हम उपयोग कर रहे हैं। बात तो ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। और हाँ, अगर HbA1c की बात करते, HbA1c की बात करते तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, EDTA का उपयोग करते हैं। ऐसा ध्यान में देना बच्चों कि शुगर की अगर बात आए तो आप लोग आ जाओ कि भाई HbA1c भी हम इसी से कर लेंगे, नहीं। HbA1c का उपयोग या फिर कहिए कि HbA1c का जो टेस्ट है हम लोग EDTA के ही माध्यम से करते हैं, ठीक है। ज्यादा लंबे से क्लास अगर लो तो थोड़ी सी थकान आ जाती है, तो उसमें थोड़ी सी हो सकती है कि लैंग्वेज में हेरा फेरी हो जाए, लेकिन आपको समझ लेना है। सब बच्चे समझदार हो, समझना आपको है। अगर आप बोर हो गए, अगर आपको थोड़ा सा ऐसा लगेगा कि हाँ सर मतलब कि उनकी वॉइस इधर उधर हो रही है, तो भाई ठीक है, लंबे समय से क्लास ले रहे हैं, देख रहे होगे 40-45 मिनट हो गया क्लास लेते, तो ऐसी चीजें हो सकती है, ठीक है। चलो, तो 7 नंबर का एमसीक्यू क्या हो गया आपका, 3.8% सोडियम साइट्रेट हो गया, जिसको हम लोग ESR के लिए उपयोग में लाते हैं, ठीक है, वो भी किसमें, वेस्टर्न ग्रेन मेथड में। बात आपको क्लियर है, सभी एंटी कोगुलेंट जो हैं हमने आपको क्लियर कर दिए हैं किसका उपयोग कहाँ पे कर रहे हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट पे आओ। नेक्स्ट आपको क्या देखना है, कलर देखना है। भाई कलर भी तो पूछा जाता है कि आपके EDTA का नॉर्मल कलर क्या है, या फिर कहिए कि EDTA ऑयल का कलर क्या है। तो देखिए EDTA का जो कलर है आपका कुछ पर्पल तरीके से होता है, ठीक है। फिर सोडियम फ्लोराइड, सोडियम फ्लोराइड का आपका कलर क्या होगा, ग्रे कलर का होगा, ठीक है, ग्रे कलर देख रहे हैं ना आप, ग्रे। जो प्लेन वायल होते हैं जिसमें आप सीरम को सेपरेट कर रहे हो तो यहाँ पे रेड कलर का होता है। फिर आपका हिपेरिन का जो वायल होता है वो आपका क्या होता है, ग्रीन होता है। देन उसके बाद में अगर बात करेंगे सोडियम साइट्रेट की, तो सोडियम साइट्रेट में हम लोग 2 प्रकार के ट्यूब का उपयोग करते हैं। अगर आप लोग कोगुलेशन के लिए स्टडी कर रहे हो, क्या कोगुलेशन के लिए भैया, कोगुलेशन स्टडी कर रहे हो, तो कोगुलेशन स्टडी में आप लोग किसका उपयोग करोगे, आप इस वाले का उपयोग करोगे, ठीक है, इस वाले का, यानी कि आपका जो है लाइट ब्लू कह सकते हो, उसका उपयोग आप करते हो कोगुलेशन स्टडी के लिए, स्काई ब्लू, ठीक है। और जो ब्लैक वाला है, ठीक है, जो ब्लैक वाला है ये सोडियम साइट्रेट फॉर ESR, यानी कि इसमें भी आपका सोडियम साइट्रेट ही है, लेकिन क्या करेगा ESR के लिए यहाँ पे यूज में लाया जाएगा। तो बात आपको क्लियर है, ये आपके कलर है, कलर कोड को ध्यान में रखना होगा। एक प्रश्न आपके और पूछे जाते हैं ऑर्डर ऑफ ड्रा से, यानी कि जब आप लोग ब्लड को कलेक्ट कर रहे हो तो किस किस एंटी कोगुलेंट में आप लोग, सॉरी हाँ, किस किस एंटी कोगुलेंट का सर्वप्रथम आप लोग प्रयोग करोगे, यानी कि जो आपके ऑर्डर है ड्रा करने का, जो ब्लड का ऑर्डर है वो क्या रहेगा। तो बहुत पूछा जाता है, बच्चे गलत कराते हैं। पहले नंबर पे आपका क्या रहेगा, आपका कल्चर रहेगा, ठीक है, ब्लड कल्चर का ट्यूब लोगे। ब्लड कल्चर का सबसे पहले नंबर पे इसलिए लेते हैं क्योंकि कहीं ना कहीं हमें क्या लेना है, हमें इसमें बैक्टीरिया वगैरह को देखना है, माइक्रोबियल ऑर्गेनिज्म को देखना है, डिटेक्ट करना है। तो उसके लिए हमें क्या करना है, हमारे अनवांटेड जो बैक्टीरिया है वो हमारे इस वाले सैंपल में ना आ जाए, इसीलिए हम क्या करते हैं, कलेक्शन करने के जस्ट बाद हम लोग ब्लड का कल्चर वाले ट्यूब में इसको डाल देते हैं। फिर सोडियम साइट्रेट का उपयोग करोगे, दूसरे नंबर पे सोडियम साइट्रेट, तीसरे नंबर पे यहाँ पे सीरम, यानी कि अपना जो सीरम सेपरेटर है उसका उपयोग कर लोगे, उसमें ड्रा कर दोगे। देन आपका यहाँ पे हिपेरिन, यानी कि 4 नंबर का उपयोग करोगे, 4 नंबर पे हिपेरिन का, 5वें नंबर पे EDTA का, 6 नंबर पे आपके यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका ग्लाइकोलिटिक इनहिबिटर, यानी कि आपका सोडियम फ्लोराइड, और 7वें नंबर पे जो अदर प्रकार के आपके जो भी वायल हैं उनका उपयोग कर सकते हो। तो उंगलियों पे लर्न कर लो, पहले पे पहले पे ब्लड कल्चर, दूसरे पे सोडियम साइट्रेट, तीसरे पे रेड, चौथे पे हम लोग हिपेरिन का उपयोग करेंगे सर, 5वें पे EDTA का उपयोग करेंगे, 6 नंबर पे सोडियम साइट्रेट का उपयोग करेंगे, और 6 के बाद हम लोग कुछ भी चीजों का उपयोग कर सकते हैं। तो बच्चों क्लियर है ना, बहुत पूछा जाता है और आपको बहुत अच्छे तरीके से इसको लर्न कर लेना है, ठीक है। अब 8 नंबर का जो प्रश्न का जवाब है आपको ही देना है, व्हिच एंटीकोगुलेंट इज एक्टिव इन विवो एज वेल एज इन विट्रो, यानी कि कौन सा आपका एंटीकोगुलेंट है जो आपकी विवो फॉर्म में भी आपका एक्टिव रहेगा और साथ साथ में आपकी विट्रो फॉर्म में भी एक्टिव रहेगा। EDTA, सोडियम साइट्रेट, डबल ऑक्सलेट, हिपेरिन। तो जवाब आपको देना है ना, ये आपका होमवर्क हो गया बच्चों, मतलब कि आपको इसका जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर देना है कि
कौन सा ऐसा एंटीकोगुलेंट है जो हमारे शरीर के अंदर पाया जा रहा है और साथ में हम इसको बाहर भी यूज कर सकते हैं। जवाब दे लोगे ना, दे लेना भाई, ठीक है, कमेंट कर लेना। मैं 8 नंबर का जो एमसीक्यू का जवाब है नहीं दे रहा हूँ, आप पे छोड़ रहा हूँ, प्यारे बच्चों जरूर देना, ठीक है। 9 नंबर का एमसीक्यू क्या कह रहा है, इन बीटा थैलेसीमिया मेजोर द डिफेक्ट इज इन, यानी कि जो आपका बीटा थैलेसीमिया है, इस बीटा थैलेसीमिया में कहाँ पे डिफेक्ट देखने को मिलती है, अल्फा चेन, बीटा चेन, फिर या फिर आपका डेल्टा चेन, या फिर आपका हीमोग्लोबिन के सिंथेसिस में ही दिक्कत देखने को मिल रही है। तो बताइए कि बीटा थैलेसीमिया मेजोर में कौन सा डिफेक्ट यहाँ पे देखने को मिलेगा बच्चों। तो देखिए हम दोनों को देख लेते हैं, काहे भाई हम केवल बीटा को ही जाने, हमें अल्फा भी जान लेना चाहिए, है कि नहीं बच्चों, हमें अल्फा को भी तो जानना चाहिए, अल्फा कोई बुरा थोड़े ना है भाई, बुरा तो है, बीमारी है तो बुरा है, लेकिन हमारे लिए बुरा नहीं है, ठीक है, हमें पढ़ने के लिए बुरा नहीं है। तो अल्फा थैलेसीमिया की अगर बात करेंगे, अल्फा थैलेसीमिया की अगर बात करेंगे तो इसमें क्या डिफेक्ट होगा आपका, अल्फा, ठीक है, अल्फा सिंथेसिस में दिक्कत देखी, अल्फा वाले चेन पे यहाँ पे दिक्कत होगा, अल्फा चेन में प्रॉब्लम होगा, अल्फा चेन में प्रॉब्लम होगा, ठीक है, या फिर कह सकते हो कि अल्फा चेन का सिंथेसिस सही से नहीं होगा, सिंथेसिस सही से नहीं होगा, ठीक है। होता क्या है भाई, क्यों नहीं हो रहा है अल्फा चेन का सिंथेसिस, तो देखिए भाई अल्फा चेन जो है वो आपके कहाँ पे पाए जाते हैं, अल्फा चेन आपके 16 नंबर क्रोमोसोम पे पाए जाते हैं, ठीक है, 16 नंबर के क्रोमोसोम पे पाए जाते हैं। तो 16 नंबर पे क्रोमोसोम पे जो आपकी जीन है, इस जीन में कोई डिफेक्ट आ रही होती है, इसीलिए आपके अल्फा चेन का सिंथेसिस नहीं होता है। यानी कि अल्फा चेन को बनाने के लिए जो जिम्मेदार है वो आपका 16 नंबर का क्रोमोसोम है, 16 पेयर पे जो आपका क्रोमोसोम पाया जाएगा, वहां के अंदर जो आपकी जीन है वो जिम्मेदार है आपके किसके, अल्फा चेन के लिए। और जब इन्हीं जीन में आपका कोई डिफेक्ट आ गया तो अल्फा चेन का सिंथेसिस सही से नहीं होगा, तो क्या होगा, वो आपका अल्फा थैलेसीमिया कहलाएगा। बीटा थैलेसीमिया की अगर बात करेंगे तो बीटा थैलेसीमिया में क्या देखने को मिलता है, बीटा थैलेसीमिया में जो आपका 20 पेयर होते हैं ना, यानी कि जो आपके ऑटोसोमल का पेयर होता है, इस पे आपका जो 11वें नंबर का पेयर है बच्चों, ठीक है, 11वें नंबर का जो पेयर है उसके जो जीन है, इस जीन में क्या हो जाता है, पॉइंट म्यूटेशन हो जाता है, ठीक है, पॉइंट म्यूटेशन हो जाता है, ठीक है, पॉइंट म्यूटेशन, ठीक है, म्यूटेशन हो जाता है, और इस पॉइंट म्यूटेशन की वजह से आपका बीटा जो चेन है इसका सिंथेसिस नहीं हो पाता है, और जब बीटा चेन का सिंथेसिस नहीं हो पाएगा तो फिर क्या देखने को मिलेगा, बीटा थैलेसीमिया मेजोर देखने को मिलेगा। तो ऑप्शन नंबर क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर जाएगा। तो 20 पेयर कैसा पेयर होता है, ऑटोसोमल होते हैं बच्चों, ऑटोसोमल होते हैं, समझिएगा कैसे, हमने बताया है ना कि आपके पास 23 क्या पाए जाते हैं, पेयर पाए जाते हैं क्रोमोसोम, जिसमें 22 क्या होते हैं आपके ऑटोसोमल होते हैं, ऑटोसोमल होते हैं। अगर मैं यहाँ पे 23 बोल दिया हूँ तो उसके लिए माफी, 22 ही होगा, ठीक है, 22 ऑटोसोमल होते हैं। और 1 पेयर क्या होते हैं, 1 पेयर आपके जो है वो सेक्स क्रोमोसोम होते हैं, क्या होते हैं आपके, सेक्स क्रोमोसोम होते हैं, ठीक है, क्रोमोसोम होते हैं। तो ध्यान रखना, बस इतनी सी बात है, किस 20 पेयर में जो 11 नंबर का पेयर है उस जीन पे पॉइंट म्यूटेशन होगा, तो इसी जीन पे आपका जो बीटा चेन का सिंथेसिस हो रहा था और उसमें उसका सिंथेसिस नहीं हो पाएगा, तो हमारा बीटा थैलेसीमिया मेजोर देखने को मिलेगा, ठीक है, बात आपको क्लियर है। जो हमारा ये थैलेसीमिया है, ओके, ध्यान रखना, जो आपका ये थैलेसीमिया है ये हीमोग्लोबिन, ठीक है, हीमोग्लोबिन में जो आपका ग्लोबिन पार्ट है, ठीक है, ग्लोबिन जो पार्ट है उस पे डिफेक्ट देखने को मिलता है, ठीक है, उस पे डिफेक्ट देखने को मिलता है, ये भी नोट कर लेना बच्चों। ये जो बीटा थैलेसीमिया या फिर कहिए कि जो थैलेसीमिया है ना, थैलेसीमिया प्रकार का जो एनीमिया है, इसको मैं एक शॉर्ट लेक्चर के हिसाब से अपलोड कर दूंगा, आपके सारे पॉइंट्स क्लियर हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ से एमसीक्यू कई बार पूछे जाते हैं। अगला जो आपका पॉइंट है या फिर प्रश्न है 10 नंबर का है, और ये आपके रेटिकुलोसाइट काउंट का प्रश्न है। ये कह रहा है कि रेटिकुलोसाइट रिस्पॉन्स टू विटामिन B12 एंड फोलिक एसिड थेरेपी इन डिफिशियंसी एनीमिया शुड बी ऑब्जर्व इन, यानी कि जब आपको यहाँ पे, ठीक है, आपका जो विटामिन B12 या फिर फोलिक एसिड का डिफिशियंसी हो गया, बात को समझिए, प्रश्न क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि जब आपके शरीर में विटामिन B12 और फोलिक एसिड की डिफिशियंसी हो गई तो क्या होगा, आपका यहाँ पे विटामिन B12 ये कहिए या फिर कहिए कि मेगलोब्लास्टिक एनीमिया में हो जाएगा, और इस मेगलोब्लास्टिक एनीमिया के कंडीशन में आपको थेरेपी दिया जाएगा विटामिन B12 और आपके फोलिक एसिड का। तो अगर आप विटामिन B12 और फोलिक एसिड का थेरेपी ले रहे हैं बराबर लगातार, तो आपका जो रेटिकुलोसाइट काउंट है वो कब रिस्पॉन्स करेगा, या फिर कहें कि रेटिकुलोसाइट काउंटिंग कब बढ़ेगा, हमारा जो रेटिकुलोसाइट बनना है वो कब, कितने दिन बाद शुरू हो जाएगा, कितना थेरेपी करने के बाद हमें यहाँ पे ये चीज देखने को मिलेगी कि हमारा जो रेटिकुलोसाइट है वो रिस्पॉन्स कर रहा है, मैच्योर आरबीसी में कन्वर्ट हो रहा है। ऑप्शन है पहले दिन के थेरेपी पे, तीसरे दिन के,
7वें दिन के या फिर आपके 21वें दिन के, यानी कि 21 डेज पे, 7 डेज पे, 3rd डेज पे या फिर आपके 1st डेज पे। तो राइट आंसर तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 7वें दिन से या फिर कहीं कि 7वें दिन पर आपका जो विटामिन B12 और आपका फोलिक एसिड का जो रिस्पॉन्स है, यानी कि जो आप थेरेपी ले रहे थे उसका जो रिस्पॉन्स है आपके रेटिकुलोसाइट काउंट पे पड़ेगा और ये इंक्रीज होगा आपकी आरबीसी जो है, ठीक है, रेटिकुलोसाइट काउंट से आपकी जो मैच्योरिटी है आपके आरबीसी में हो जाएगा। तो ये प्रश्न पूछा गया है, कई बार आपके पूछा गया है, तो ऑप्शन नंबर क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका सी इज द राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। दूसरी बात हमने क्या बताया था कि हम यहाँ पे ऐसे प्रश्न को सॉल्व करेंगे जिसके सारे पॉइंट्स हमें क्लियर करने होंगे। तो हमने यहाँ पे अब ल्यूकोसाइट के बारे में देख लेते हैं। तो ल्यूकोसाइट क्या है भाई, ल्यूकोसाइट आपका है न्यूली फॉर्म ऑफ ब्लड, क्या है, न्यूली फॉर्म ऑफ ब्लड, ठीक है, न्यूली फॉर्म ऑफ ब्लड, यानी कि आपके आरबीसी से बनने, आरबीसी जो आपका बन रहा है उससे पहले का जो स्टेज होता है वो क्या होता है, आपके ल्यूकोसाइट काउंट का होता है, सॉरी ल्यूकोसाइट का होता है, ठीक है, यानी कि रेटिकुलोसाइट काउंट का होता है, ठीक, बार बार काउंट आ रहा है, काउंट का मतलब काउंटिंग नहीं कर रहे हैं, रेटिकुलोसाइट, अगर हम रेटिकुलोसाइट की मात्रा का पता लगाएंगे तो उसको हम कहेंगे रेटिकुलोसाइट की काउंटिंग, लेकिन रेटिकुलोसाइट क्या एक प्रकार का सेल है, ध्यान रखना। अगर बात करेंगे रेटिकुलोसाइट का जो है साइज क्या होता है, ठीक है, रेटिकुलोसाइट का साइज क्या होता है, तो 7.5 से लेकर आपका कितना होता है, आपका यहाँ पे 10 mm देखने को मिलता है। तो ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है, नोट कर लेना, स्टार बना लो, ये आपके एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है। उसके बाद में इसको हम किसके द्वारा स्टेन करते हैं, तो सुप्रावाइटल स्टेन के बारे में हम यहाँ पे आपको बता दे रहे हैं कि हम सुप्रावाइटल स्टेन से इसको हम स्टेन करते हैं। और जो सुप्रावाइटल स्टेन है वो कौन कौन सा है, ये आपका एक हो सकता है क्या, मेथिलीन ब्लू, ठीक है, क्या हो सकता है आपका, न्यू मेथिलीन ब्लू, न्यू मेथिलीन ब्लू, न्यू मेथिलीन ब्लू, या फिर आपका क्या हो जाएगा, ये का आपका ब्रिलियंट क्रिस्टल ब्लू, ठीक है, ब्रिलियंट क्रिस्टल ब्लू, ठीक है, क्रिस्टल ब्लू, ठीक है, क्रिस्टल ब्लू, न्यू मेथिलीन ब्लू या फिर आपका ब्रिलियंट क्रिस्टल ब्लू, ये हम रेटिकुलोसाइट काउंट के लिए यूज में लाते हैं। इसको हम सुप्रावाइटल स्टेन के नाम से जानते हैं। सुप्रावाइटल स्टेन का मतलब ये हो जाता है कि हम लोग क्या, हम अपने आरबीसी को बीबो फॉर्म में स्टेन करेंगे, आरबीसी को सॉरी अपने रेटिकुलोसाइट को हम क्या करेंगे, रेटी को बीबो फॉर्म में स्टेन करेंगे, लेकिन ये क्या होगा, आउटसाइड ऑफ बॉडी होगा, आउटसाइड ऑफ बॉडी होगा, आउटसाइड ऑफ बॉडी होगा। देखो मैं यहाँ पे इसलिए ज्यादा एक्सप्लेन नहीं किया क्योंकि मैंने सुप्रावाइटल स्टेन में जो बीबो स्टेन है ना बच्चों क्लियर किया हुआ है, तो मैं उन एमसीक्यू के या फिर कहिए कि उन एक्सप्लेनेशन को दोबारा नहीं रिपीट करूंगा जो मैं पहले आए वाले दिनों में कर चुका हूँ, जो कि मैंने अभी 1 मंथ भी नहीं हुआ है, हमने वाइटल स्टेन के बारे में कहिए या फिर जो बीबो स्टेन है उनके बारे में एक्सप्लेन किया था कि बीबो स्टेन क्या होते हैं, 2 भाग में बढ़ जाते हैं, एक आपका आपकी बॉडी के अंदर ही स्टेन करेगा तो उसको हम क्या कहेंगे, और अगर आप बाहर करेंगे तो उसको क्या कहेंगे। तो बाहर वाले को तो हमने बता दिया सुप्रावाइटल स्टेन, क्योंकि ये बीबो फॉर्म में अपने आरबीसी अपने रेटी को ये स्टेन करेगा, और लेकिन ये आपकी बॉडी से क्या होगा, ये आपका जो रेटी है वो बाहर होगा, ठीक है। तो ध्यान रखना, हम बार बार रिपीट नहीं करेंगे, आपको पढ़ना जरूर है। प्लेलिस्ट इसीलिए हमने आपको बना दिया है आरआरबी पैरामेडिकल या फिर शायद आरआरबी लैब टेक्नीशियन, यूट्यूब पे प्लेलिस्ट में जाइएगा, सारे लेक्चर वहाँ पे आपको लगे हुए दिख जाएंगे, ठीक है। दूसरी बात यहाँ पे क्या समझना है, नॉर्मल रेंज समझ लो, यहीं पे देख लो भाई, नॉर्मल रेंज क्या होता है, नॉर्मल रेंज आपके रेटी का तो आपका क्या हो जाएगा 0.5 से लेकर 2% तक, और कार्ड ब्लड को भी ध्यान देना, कार्ड ब्लड में भी आपका होता है तो आपका क्या हो जाएगा 1 से लेकर 7% तक। ज्यादा होगा तो क्या देखने को मिलेगा, ज्यादा होगा तो आपका यहाँ पे देखने का पीआरबी पॉलीसाइथेमिया रुब्रा बेरा का कंडीशन बनेगा, लो होगा तो कौन सा कंडीशन बनेगा, आपके एनीमिया का कंडीशन बनेगा, ठीक है, एनीमिया का कंडीशन बनेगा अगर लो होगा। अगर हाई होगा तो उसको पॉलीसाइथेमिया रुब्रा बेरा कहते हैं, ये भी आपको नोट करके रखना होगा, ठीक है। तो ये हमारे थे 10 एमसीक्यू। 10 एमसीक्यू को हमने बहुत ही बेहतरीन तरीके से सॉल्व किया है, विथ एक्सप्लेनेशन सॉल्व किया है, और हमें उम्मीद है कि आपको ये लेक्चर बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में भी आया है। अगर आपको ये लेक्चर बच्चों समझ में आया है तो फिर से मैं कह रहा हूँ कि अपने अच्छे कमेंट डालना मत भूलना, क्योंकि जब तक आप लोग कुछ अच्छा नहीं करोगे, कुछ उसका रिएक्शन नहीं दोगे, तब तक मेरे अंदर कोई मोटिवेशन नहीं आएगी। अगर बुरा पढ़ाया हूँ तो बुरा मैसेज करो, ऐसा बात नहीं, बुरा कमेंट करिए। अगर अच्छा पढ़ा दिया हूँ तो आप अच्छा कीजिए, ठीक है, कि हाँ सर आपका अच्छा लगा, नहीं अच्छा लगा तो भाई मैं इसमें अगली बार सुधार करूंगा कि भाई हमें क्या कमी रह गई है, ठीक है। तो इस तरह से आप लोग कमेंट जरूर किया करिए, क्लास को लाइक किया करिए, और अपने दोस्तों में अपने क्लासमेट में जरूर इसको शेयर करिए, नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। दूसरी बात हमने आपको यही बताया कि अगर आपको ये एमसीक्यू जो लेक्चर है समझ में आते हैं तो जाहिर सी बात है अगर आप थ्योरी पढ़ोगे तो कैसा होगा,
ठीक है। तो थ्योरी के लिए आप हमारे लक्ष्य बैच को ज्वाइन कर सकते हो। इसका जो फीचर्स है लिखे हुए हैं, एक बार फिर से पढ़ लो। तो वैलिडिटी इसकी 8 मंथ है और इसका जो फी है आपका 1000 है, यानी कि 1000 रुपये है। ठीक है। हमारा व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, इस पर आप हमें कॉल करके या फिर हमें मैसेज करके इंक्वायरी कर सकते हो। हमारे कुछ सोशल मीडिया के लिंक दिए गए हैं, इस पर आप हमें फॉलो कर सकते हो। तो बच्चों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर पे नेक्स्ट एमसीक्यू के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। थैंक यू।